4 महारथी। रंगपुरी राज्य में बुद्धराज नाम का एक राजा राज करता था। अपने काम के बाद वह अपना खाली समय तीरंदाजी करके बिताता था। वाह, क्या निशाना लगा है। एक बार क्यों न तीरंदाजी के क्षेत्र में कुछ ऐसा नया करूं कि आज तक वैसा किसी ने न किया हो। राजा बुद्धराज की पत्नी का नाम था महारानी सुंदरवती, किंतु राजा प्यार से उसे सुंदरी कहता था। यह विचार कर राजा महारानी के पास पहुंचा। सुनो सुंदरी, तुम्हारा नथ बहुत खूबसूरत है, उससे भी खूबसूरत है मेरा निशाना। मैं चाहता हूं कि अपना तीर तुम्हारी नाक की नथ के आर पार करूं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? अगर कहीं निशाना चूक गया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा न होने दूंगी। क्या तुम्हें मेरे निशाने पर भरोसा नहीं है? है, लेकिन अगर गलती से निशाना चूक गया और तीर मेरी आंख, नाक या गले में लग गया तो? डरो नहीं प्रिय, मुझे अपने निशाने पर पूरा यकीन है। तुम वहां 50 हाथ दूर उस वृक्ष के पास जाकर खड़ी हो जाओ। 50 हाथ दूर? अब तो मेरी मृत्यु निश्चित ही है। और फिर? याहू! हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। उफ! कहो सुंदरी, क्या मेरे जैसा निशानेबाज इस दुनिया में और भी कहीं होगा? सचमुच कमाल है, असंभव मिलना मुश्किल है। वाह, चलो अब हमारे भोजन का समय हो गया है। मैं तो बेकार ही डर गई थी। चलिए। अगले दिन। अरे यह क्या, तुमने वह नथ क्यों उतार फेंकी? अब मैं किस चीज का निशाना लगाऊंगा? अच्छा हुआ जो मैंने नथ उतार कर रख दी, वरना शायद आज भी, कल न जाने कहाँ गिर गई। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे कानों के दोनों बालियों में से एक साथ अपने तीर निकालूंगा। क्या? मेरी रक्षा करना प्रभु। फिर अगले ही पल। आह! हाँ हाँ हाँ, कहो सुंदरी, हमसे बढ़कर तीरंदाज है कोई? जी नहीं। उसके बाद कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। मौत के भय से सुंदरी दिन व दिन सूख कर कांटा होती चली गई। बेटी की स्थिति जानकर सुंदरी की माँ, जो खुद पड़ोसी देश की शासक थी, उससे मिलने आई। उसकी हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू भर आए। अब तुम ही बताओ माँ, मैं करूँ तो क्या करूँ? तू फिक्र मत कर बेटी, मैं तुझे इस विपदा से निकालने के लिए ही आई हूँ। उसके बाद माँ उसके कान में एक योजना बताने लगी। सुनो बेटी, इस बार जब वे तुमसे अपने निशाने के बारे में पूछे तो तुम कह देना कि बहुत अच्छा माँ। अगली शाम। कहो सुंदरी, है कोई हम जैसा और निशानेबाज इस दुनिया में? अगर आप बुरा न माने तो दिल की बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। इस बात का जवाब पाने के लिए आपको दुनिया घूमनी होगी। घर बैठे बिठाए तो आपको आपसे अच्छा निशानेबाज मिलने से रहा। अगर यही बात है तो फिर ठीक है, मैं अपने से अच्छा निशानेबाज ढूंढने जाता हूँ। लेकिन अगर मुझसे अच्छा निशानेबाज हुआ ही ना तो जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार रहूंगी। तो सुनो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें रोज 5 बार अपनी नथ में से मेरा तीर निकलवाना होगा, और अगर तुम जीती तो मैं 1 साल तक तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। बोलो मंजूर है? मुझे मंजूर है। और इस प्रकार राजा अपने से अच्छे तीरंदाज की खोज में निकल पड़ा और 1 सप्ताह तक यूं ही भटकता रहा। अभी तक एक भी निशानेबाज नहीं मिला। मुझसे बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता। पर अरे वह कौन खड़ा है? उसके हाथों में धनुष बाण भी है। चलो, इतने दिनों बाद कोई दिखा तो सही, चलकर उसी से पूछता हूं। क्यों भाई, यहाँ क्या शिकार की तलाश कर रहे हो? शिकार तो मैं कर चुका हूं भाई, अब तो उसके नीचे गिरने की राह देख रहा हूं। मगर तुम कौन हो? कुछ सोचकर राजा ने अपना वास्तविक परिचय उसे नहीं दिया और घोड़े से उतरकर बोला, मेरा नाम बुद्धराज है और मैं अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में निकला हूं। लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम कौन हो और शिकार गिरने का क्या मतलब है। सुनो मित्र, मेरा नाम धनुष राज है। शिकार गिरने में तो अभी काफी समय पड़ा है। तब तक तुम मुझे यह बता डालो कि निशानेबाजी में तुमने क्या तीर मारा है, जो अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में इस प्रकार जंगल जंगल घूम रहे हो। बुद्धराज ने उसे अपने तीरंदाजी के गुण बताए, फिर गर्व भरी मुस्कान के साथ बोला, अब तुम ही बताओ, मेरे जैसा तीरंदाज कहीं है? सुनते ही धनुष राज ठाका लगाकर हंस पड़ा। हा हा हा। तुम हंसते क्यों हो भाई? मैंने कोई मजाक तो नहीं किया। अच्छा होता अगर ये सचमुच मजाक ही होता। अफसोस कि तुम शर्त हार गए हो। अब तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पत्नी व घर से दूर रहना होगा। क्या मतलब? अभी वे बातें कर ही रहे थे कि तभी आहा, मेरा शिकार आ गिरा है। ये मैं क्या देख रहा हूं? ना तो इसने मेरे सामने शिकार ही किया और ना ही कोई तीर चलाया। फिर तीर से घायल ये पक्षी यहां कहां से आ गिरा? ये सब क्या करिश्मा है भाई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा नाम धनुषराज यूं ही नहीं है। जानते हो, इस पक्षी को मैंने 30,000 फुट की ऊंचाई पर यहां से 10,000 मील दूर से तीर मारा था। मुझे इसके गिरने के स्थान का पूरा पूरा अनुमान था, जो कि सही निकला। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन न हो तो पक्षी वाले तीर से मेरे तरकश में रखे तीर को मिलाकर देख लो।
दोनों तीर एक से हैं। इसका मतलब मैं शर्त हार गया और शर्त के मुताबिक अब मुझे 1 वर्ष तक सुंदरी को अपना मुंह नहीं दिखाना है। फिर क्यों ना मैं धनुष राज के साथ ही रहूं। इसके साथ रहकर मैं भी धनुर्विद्या में माहिर हो जाऊंगा। भाई, मैं मान गया तुम्हें। तुम वास्तव में मुझसे 1000 गुणा गुणी तीरंदाज हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो। इस प्रकार मेरा 1 वर्ष भी आसानी के साथ बीत जाएगा। मुझे भी तुम जैसे ही किसी व्यक्ति की तलाश थी। शिष्य तो नहीं, अपितु मित्र बनकर जरूर मेरे साथ रहो। मुझे मंजूर है। तो फिर चलो, मैं तो दुनिया देखने निकला ही था। अब तुम्हारा साथ पाकर समय आसानी से गुजरेगा। इस प्रकार दोनों आगे बढ़े। नदी नाले व नगर नगर घूमते हुए वे पर्वतीय इलाके में जा पहुंचे। हाँ। अरे, वह पर्वत पर चढ़ा व्यक्ति कौन है और इस प्रकार क्यों हंस रहा है? जरूर पर्वत के उस पार कोई तमाशा हो रहा होगा, जिसे देखकर वह इस प्रकार हंस रहा है। हमें देखना चाहिए। हु। यहां तो कोई तमाशा वगैरह नहीं हो रहा। आश्चर्य है, फिर यह हंस क्यों रहा है? चलो इसी से पूछते हैं। सुनो मित्र, तुम इस प्रकार हंस क्यों रहे हो? मुझे तो यह पूरा विक्षिप्त लगता है। विक्षिप्त? क्या कहा? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूं? क्षमा करना मित्र, हमें गलतफहमी हो गई थी। दरअसल हम तुम्हें अकारण ही हंसता देखकर। ओह, मगर मैं अकारण कभी नहीं हंसता। जानना चाहते हो मैं क्यों हंस रहा था? तो सुनो, मेरा नाम गिद्धराज है और मैं 40,000 मील दूर तक देख सकता हूं। यहां से 15,000 मील दूर एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा था। बस उसी तमाशे को देखकर मैं लौटपोट हुआ जा रहा था, लेकिन तुम दोनों ने सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। माफ करना मित्र, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारा इस दुनिया में और कौन कौन है? कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूं। तब दोनों ने अपनी अपनी योग्यताएं उसे बताई, जिसे सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। आहा, तुम्हारे जैसे मित्र पाकर मैं धन्य हुआ। तो फिर चलो, अब हम तीनों एक साथ इस दुनिया की सैर करेंगे। उसके बाद तीनों उन घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ चले। तीनों मित्र देश विदेश की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि एक दिन इस भयानक जंगल में वह अकेला क्या कर रहा है? बुद्धराज ने घोड़ा उसके करीब पहुंचकर रोक और फिर पूछा, क्यों मित्र, इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? लकड़ी काटते काटते अच्छी लकड़ी की खोज में अपने घर से 40,000 मील दूर निकल आया हूं। यहाँ काफी सूखी लकड़ियां मिलेगी मुझे। क्या सिर्फ लकड़ी काटने घर से 40,000 मील दूर निकल आए? मगर ये सच है कि मेरा घर उत्तर में यहाँ से 40,000 मील दूर है। तुम अवश्य ही हमसे मजाक कर रहे हो। भला ऐसा भी कहीं हुआ है? और फिर तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा इत्यादि भी दिखाई नहीं पड़ता। मुझे घोड़े की क्या जरूरत है? मैं तो घोड़े से भी 100 गुना तेजी के साथ सिर्फ एक क्षण में ही 1000 मील भाग सकता हूं। मेरा नाम ही ध्रुतराज है। तुम कितना सच बोल रहे हो ये अभी पता चल जाएगा। गिद्धराज, जरा देखकर तो बताओ कि क्या ध्रुतराज सच बोल रहा है। अभी देखता हूं। उत्तर की ओर 40,000 मील दूर एक नीम का बड़ा सा वृक्ष है। उसकी छाया में सिर्फ एक ही मकान वहां बना हुआ है। बस वही मेरा मकान है। मगर तुमने... इस प्रकार सबने उसे अपना अपना परिचय दे दिया। सबके गुण जानने के बाद वह बोला, मित्रों, घर में अकेला पड़ा पड़ा मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूं। क्या तुम लोग मुझे भी अपने साथ नहीं रख सकते? क्यों नहीं मित्र, हम लोग दुनिया की सैर को निकले हैं। तुम भी साथ होगे तो और भी अधिक मनोरंजन होगा। इस तरह अब वे 3 से 4 हो चुके थे। चलते चलते वे एक नगर में जा पहुंचे। ध्रुतराज पहले ही वहां पहुंच चुका था। हैरानी है, सारे बाजार बंद हैं, गलियां सूनी पड़ी हैं। क्या कारण होगा? मुझे पास ही एक बड़ के वृक्ष के नीचे कुछ लोग एकत्रित हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उन्हीं से चलकर नगर की इस उदासी का कारण पूछना चाहिए। कुछ ही पल में वे इस वृक्ष के नीचे जा पहुंचे। आप कौन हैं मित्रों? हम तो मुसाफिर हैं बाबा। नगर में उदासी देखी तो कारण पूछने आपके पास चले आए। हमारे राजा का एक ही लड़का है, मगर इस समय वह एक ऐसी भयानक बीमारी का शिकार है जिसका इलाज इस शहर से 20,000 मील दूर अमृत झरने का पानी है। वैद्य जी कहते हैं कि अगर शाम तक अमृत झरने का पानी राजकुमार को न पिलाया गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए महाराज ने शर्त भी रखी है कि जो कोई भी वह पानी लाएगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह करके आधा राज्य भी उसे दे देंगे। ओह, तो यह बात है। चारों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करने लगे। फिर सूरज डूबने से 1 घंटे पहले चारों मित्र उसी बड़ के वृक्ष के नीचे लगी सभा में पहुंचे।
हमें अपने राजा का महल दिखाओ। हम वह जल 1 घंटे से पहले ही ले सकते हैं। उससे रास्ते के बारे में पूछकर चारों मित्र महल में पहुंच गए। दरबानों ने उन्हें राजा के सामने उपस्थित किया। हमें तुम्हारी बात का यकीन तो नहीं आता, मगर फिर भी हम तुम्हें इस शर्त पर जाने देंगे कि यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारे बाकी के तीनों मित्रों का सिर कलम कर दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। मगर हमें यह शर्त मंजूर नहीं है। अगर किसी कारणवश तुम्हें रास्ते में देरी हो गई तो बेकार ही हमें अपनी जानों से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे अपनी चाल पर पूरा भरोसा है। अगर समय पड़ने पर मित्र ही मित्र के काम ना आए तो कौन आएगा? यदि तुम्हें यह शर्त मंजूर नहीं तो मुझे मंजूर है। तुम शीघ्र ही रवाना हो जाओ मित्र। द्रुतराज, तुम धन्य हो मित्र। फिर महाराज से रास्ते के बारे में जानकारी प्राप्त करके द्रुतराज अमृत भरने की और दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद गिद्धराज ने देखना आरंभ किया। प्रिय गिद्धराज, जरा देखकर तो बताओ कि द्रुतराज इस समय उस झरने से कितनी दूर है। लो, वह झरने तक जा पहुंचा है और अब पानी भर रहा है। मगर अरे, जिस वृक्ष के नीचे बैठा द्रुतराज झरने का पानी एक लोटे में भर रहा है, उस वृक्ष से एक भयानक अजगर उतरकर उसकी ओर बढ़ रहा है। बचाओ! सहसा धनुषराज बोला। क्या तुम मुझे उस अजगर की सही स्थिति बता सकते हो? मैं अपने तीर से उस अजगर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तीर एकदम सही निशाने पर लगा है और लो, अजगर की पकड़ ढीली होती जा रही है। बस अब कुछ ही क्षणों में वह यहां पहुंच जाएगा। कुछ ही देर में द्रुतराज द्रुत गति से भागता हुआ महल में आ पहुंचा। वैद्य जी ने राजकुमार को अमृत भरने का जल पिलाया। पानी पीने के बाद मैं ठीक हो गया पिताजी। वाह, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम में से किसी एक के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, मगर यह फैसला तुम ही को मिलजुल कर करना होगा कि मेरी बेटी का हाथ तुम में से कौन थामेगा। राजकुमारी जी से विवाह का असली हकदार द्रुतराज ही है महाराज। वही अपनी जान पर खेलकर हजारों मील दूर से अमृत जल लाया है। धनुषराज और गिद्धराज ने तो केवल उसकी मदद की है। यह झूठ है महाराज, सारी योजना मेरी थी। ऑफ, ये कमबख्त क्या बक गया? योजना? कैसी योजना? मैं सच कह रहा हूं महाराज। अगर मैं योजना न बनाता तो हम कभी भी इस राज्य में न पहुंचते और न ही हमें आपके महल में चल रहे षड्यंत्र का पता चलता। कैसा षड्यंत्र? क्या बक रहे हो तुम? सुनिए महाराज, हम तीनों में से कोई भी विशेष योग्यता नहीं रखता। हम तीनों रंगपुरी के मशहूर ठग हैं, मगर हम इस ठगी के धंधे से बिल्कुल उकता चुके थे और चाहते थे कि हम भी शरीफों का सा जीवन व्यतीत करें। उसके लिए हम तीनों ने अपने राजा के दरबार में विशेष स्थान पाने के लिए एक योजना बनाई। हम राजा के तीरंदाजी के शौक के बारे में जानते थे। रानी जी की मां भी राजा जी के इस कृत्य से दुखी थी। हमने उनके पास पहुंचकर उन्हें यह बात रानी के जरिए राजा के कानों में डालने के लिए कही। हमारी योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया। हम छद्म वेश में राजा जी का पीछा करते रहे और वक्त पड़ने पर मैं धनुषराज बनकर महाराज के सामने पहुंचा, उन्हें बातों में उलझाया। इसी बीच गिद्धराज ने मेरे ही जैसे तीर से पक्षी मार गिराया और महाराज ने मुझे चमत्कारी तीरंदाज मानकर महारानी जी को दिया गया वचन निभाया। हे भगवान, तो वह सब झूठ था। ओ, फिर क्या हुआ? हाँ महाराज, योजनानुसार हम आगे बढ़े तो आपका परिचय गिद्धराज और द्रुतराज से हुआ, जबकि वास्तव में द्रुतराज के पास भी एक तेज घोड़ा था। मैंने जानबूझकर अपने घोड़े की गति धीमी रखी ताकि द्रुतराज हमसे पहले पहुंच जाए। यहां पहुंचकर हमने सारे शहर में छाई उदासी का कारण पूछा और फिर राजकुमार की बीमारी का उपाय जानकर अमृत झरने का पता जानने के लिए मैं वैद्य जी के घर गया। मगर बस अब कुछ ही देर की बात है महामंत्री जी। सूरज छिपने के बाद दवा के बहाने मैं राजकुमार को जहर दे दूंगा। वाह, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा वैद्य जी। उत्तराधिकारी की मौत के कुछ ही समय बाद राजा की भी मौत एक दुर्घटना में हो जाएगी। उसके बाद जी हम तो यहां यह चक्कर चल रहा है। मैं उसी समय वैद्य जी के पास पहुंचा और मेरे डरने धमकाने पर उसने बताया, मुझे छोड़ दो। अगर तुम राजा से बचना चाहते हो तो तुरंत राजकुमार की बीमारी की दवा मुझे दो और अपनी जुबान भी बंद रखो। जैसी आपकी इच्छा, मैं आपकी दवा दिए देता हूं। उसके बाद की सारी कहानी तो आपके सामने ही है।
सच्चाई ये है कि राजकुमार को नगर के ही एक कुएं के पानी में दवा मिलाकर पिलाई गई, जिससे राजकुमार स्वस्थ हो गए। वह सारी कहानी भी झूठी थी, जो कि गिद्धराज ने आप सबको सुनाई। सैनिक महामंत्री और वैद्य को पकड़ कर ले गए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तुम्हारा फैसला स्वयं राजकुमारी ही करेगी। ठीक है, राजकुमारी जो फैसला करेंगी वही हमें मंजूर होगा। राजकुमारी के पास पहुंचने पर माना कि तुम तीनों ठग हो, लेकिन आज तुम्हारे ही कारण एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। तुम्हारे भीतर एक अच्छा इंसान बनने की ललक भी है। अतः शर्त के मुताबिक मैं विवाह तो द्रुतराज से ही करूंगी। यूं कि तुम राजा बुद्धराज के मुजरिम हो, इसलिए पहले उनकी अनुमति लेनी होगी। मैं द्रुतराज को विवाह की अनुमति देता हूँ। बुद्धराज ने धनुषराज एवं गिद्धराज को उसी समय से अपना विशेष सहयोगी नियुक्त किया। फिर महल लौटने पर आहा, आप लौट आए महाराज। हाँ रानी, और अब मैं यह भी समझ गया हूँ कि आदमी को कभी भी अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का सिर हमेशा ही नीचा होता है। समाप्त।